हाय एवरीवन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे हम लोग और पिछला लेक्चर में जो है ना फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में देखे थे, दोनों उसका फर्स्ट लॉ भी और सेकेंड लॉ। आज हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में हम क्या बतलाए हैं कि कोई इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन हो चाहे वह मोल्टेन फॉर्म में हो, तो इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब कि उसमें केटायन एनायन होंगे। इस इलेक्ट्रोलाइट से हम लोग पास करवाएंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाला सेटअप। तो इसमें दो चीज़ होता है, दो टर्मिनल, कैथोड और एनोड, ऐसा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के दरमियान क्या होता है कि केटायन कैथोड पे जाकर के रिड्यूस होगा और एनायन एनोड पर जाकर के ऑक्सीडाइज होगा और यहाँ जो है से ये जाकर के रिड्यूस होगा। तो हम लोग को यही करना है कि कोई भी सब्सटेंस का, किसी इलेक्ट्रोलाइट का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो एनोड पे कौन सा सब्सटेंस जाकर के ऑक्सीडाइज हुआ, कैथोड पे कौन सा सब्सटेंस जाकर के रिड्यूस हुआ। तो ये तो हम लोग को पता है कि एनायन जो है ऑक्सीडाइज करेगा एनोड पर और केटायन जो है जाकर के रिड्यूस होगा कहाँ, कैथोड पे, और प्रोडक्ट मिलेंगे। वही प्रोडक्ट को हम लोगों को लिखना है। अब इसमें से कुछ बात ध्यान में क्या रखना है, सो देखो कि ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस वाला प्रोसेस हम लोग करते हैं वो किस में करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होते हैं इलेक्ट्रोड्स, मेटल रॉड। और इसके बारे में बताए थे कि दो टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, इनर्ट और एक्टिव। एक्टिव मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, जैसे कॉपर, जिंक, सिल्वर, ये सब। और इनर्ट मतलब जो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करे। इसमें मेनली आता है प्लेटिनम और ग्रेफाइट। जनरली हम लोग प्लेटिनम का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा। तो ठीक है, सॉल्यूशन में यदि एक सिंगल टाइप का केटायन है और सिंगल टाइप का एनायन है तो वह एनायन एनोड पर जाएगा, केटायन कैथोड पे जाएगा। लेकिन मान लो कि यदि उस सॉल्यूशन में अलग अलग टाइप के केटायन है, जैसे एक केटायन ही ब्लैक से दिखा रहे हैं, एक केटायन कोई ब्लू से दिखा रहे हैं, उसी प्रकार से एक एनायन ही ब्लैक से है, एक एनायन ही ब्लू से है। सॉल्यूशन में आप दो केटायन हुए, दो एनायन, माने अलग अलग टाइप के केटायन और एनायन। और अब जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, क्योंकि अब जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में अलग अलग टाइप के केटायन और अलग अलग टाइप के एनायन आ गए, तो अब जब तुम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, मतलब इस सॉल्यूशन से करंट पास करोगे, तो अब किसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, मतलब कैथोड पर कौन सा केटायन जाएगा, ये ब्लैक वाला केटायन जाएगा कि ब्लू वाला जाएगा। उसी प्रकार से एनोड पर कौन सा एनायन जाएगा, ये ब्लैक वाला एनायन जाएगा कि ब्लू वाला जाएगा। दोनों तो नहीं जाएगा, दोनों में से कोई एक ही वहाँ जाकर के ही करेगा। अब चूंकि एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है रिडक्शन। याद करो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या बताए थे कि रिडक्शन उसका पहले होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो पहले रिड्यूस करेगा। और यहाँ होता है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन जल्दी किसका होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। तो यहाँ रहेगा लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। कहने का मतलब कि यदि अलग अलग टाइप के केटायंस हैं, अलग अलग टाइप के एनायंस हैं, तो उस केटायन का पहले रिडक्शन होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, उसका वैल्यू अधिक होगा। इसके लिए वैल्यू पता होना चाहिए। उसी प्रकार से एनायन में वह एनायन ऑक्सीडाइज करेगा एनोड पर पहले जा करके जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन में हम लोग देखे हैं कि रिडक्शन पहले उसका होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल मैंने रिड्यूस होने का टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो पहले रिड्यूस करेगा और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो पहले ऑक्सीडाइज करेगा। तो यदि दोनों एनायन प्रेजेंट है तो देखेंगे किस एनायन का कम है रिडक्शन पोटेंशियल, वो ऑक्सीडाइज करेगा एनोड पर। और केटायन में देखेंगे किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, वो रिड्यूस करेगा कैथोड पर। अब कभी कदार क्या होता है ना कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे तो कोई प्रोसेस माने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता तो है लेकिन काफ़ी स्लो होता है।
इतना स्लो होता है ना कि हम लोग को लगता है कि वह रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। जैसे मान लो इसी में इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो केटायन यहाँ रिड्यूस हो रहा है, लेकिन जो रिड्यूस करेगा इतना स्लोली रिड्यूस करेगा, इतना धीरे धीरे रिड्यूस करेगा कि हम लोग को लगेगा कि वहाँ रिडक्शन हो ही नहीं रहा है। और ऐसा कब होता है? जब नॉर्मल वोल्टेज दोगे तब, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से हम करंट पास करेंगे ना, तो नॉर्मल वोल्टेज पे ऐसा होता है कि नॉर्मल वोल्टेज आप प्रोवाइड करवाओगे तो इलेक्ट्रोड पे जो रिएक्शन होगा वो काफ़ी स्लो होगा। इतना स्लो होता है कि हम लोग को लगता है कि वह रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, उसका रेट स्लो होता है। तो वह रिएक्शन आसानी से हो जाए और जल्दी हो जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, एक्स्ट्रा वोल्टेज देते हैं, एक्स्ट्रा वोल्टेज। जैसे मान लो कि कोई रिएक्शन है वो 200 वोल्ट पे हो रहा है, लेकिन 200 वोल्ट पे वह काफ़ी स्लो हो रहा है, इतना स्लो कि लग रहा है हो ही नहीं रहा। तो हम लोग क्या किए कि 200 वोल्ट को बढ़ा करके कर दिए 350 वोल्ट, और इतना करने के बाद वो रिएक्शन बढ़िया से हो रहा है, हम लोग को लग रहा है कि हाँ कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। तो जो पहले से 200 वोल्ट था इसको बढ़ा के 350 कर दिए थी, जो 150 वोल्ट हम लोग पोटेंशियल अलग से लगाए, एक्स्ट्रा वोल्टेज, इसी को हम लोग बोलते हैं ओवर वोल्टेज। इसी को हम लोग बोलते हैं ओवर वोल्टेज, या इसी को हम लोग बोलते हैं ओवर पोटेंशियल। तो यहाँ एक ओवर वोल्टेज और ओवर पोटेंशियल का टर्म आया, इसको याद रखेंगे। और कैसे याद रखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दरमियान इलेक्ट्रोड पे जो कुछ कुछ रिएक्शंस होते हैं वे रिएक्शंस काफ़ी स्लो होते हैं, इतने स्लो होते हैं कि प्रतीत होता है हम लोग को कि वह रिएक्शन हो ही नहीं रहा है नॉर्मल वोल्टेज पे। तो उस रिएक्शन को फास्टली करवाने के लिए, ताकि आसानी से रिएक्शन हो, हम लोग को अलग से वोल्टेज देना पड़ता है, ज़्यादा वोल्टेज को बढ़ाना पड़ता है। तो जो एक्स्ट्रा वोल्टेज हम लोग देते हैं ताकि रिएक्शन व नॉर्मल रेट से हो, हम लोग को लगे कि हाँ रिडक्शन ऑक्सीडेशन कुछ हो रहा है, तो जो एक्स्ट्रा वोल्टेज देते हैं वही कहलाता है ओवर वोल्टेज, या उसी को बोलते हैं ओवर पोटेंशियल। तो ये थ्योरी हुआ इलेक्ट्रोलाइसिस का, कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दरमियान क्या क्या बात ध्यान में रखेंगे कि केटायन को कैथोड पर रिड्यूस करेंगे, एनायन को एनोड पर रिड्यूस करेंगे। यदि एक से ज़्यादा केटायन प्रेजेंट है तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो पहले रिड्यूस होगा। उसी प्रकार से यदि एक से ज़्यादा एनायन है तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो पहले ऑक्सीडाइज होगा। इलेक्ट्रोड जो इस्तेमाल करेंगे दो टाइप का, इनर्ट और एक्टिव। यदि एक्टिव इलेक्ट्रोड लेंगे तो एक्टिव इलेक्ट्रोड भी रिएक्शन में भाग लेगा, और इनर्ट इलेक्ट्रोड लोगे तो रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ कंपाउंड का इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट हम लोग पता करते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन, या एक्वस से पहले हम लोग मोल्टेन लें। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ molten NaCl solution using प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करके हम लोग NaCl के मोल्टेन फॉर्म का करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। कैसे करेंगे देखो, NaCl है सॉलिड, मोल्टेन फॉर्म माने इसको हीट करेंगे। हीट करेंगे तो मेल्ट करेगा, और मेल्ट करेगा तो क्या हो जाएगा कि केटायन एनायन थोड़ा अलग हो जाएगा, Na+ अलग और Cl- अलग, ये हो गया केटायन और ये वाला हुआ एनायन। अब ये जो मोल्टेन फॉर्म हुआ, दिस इज मोल्टेन फॉर्म, इससे आप पास करवाएंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे मतलब अब हम लोग का यहाँ होना है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो क्या बताए, केटायन कहाँ जाएगा कैथोड पे, एनायन कहाँ जाएगा एनोड पे। तो उसी को लिख दो कि एट एनोड ऑक्सीडेशन एनायन जाता है, तो Cl- एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बदल जाएगा Cl में। गैसियस फॉर्म में लिखोगे तो 1/2 Cl2 लिख दो ऐसा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 2Cl- 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ Cl2 ऐसा। उसी प्रकार से एट कैथोड, तो कैथोड पे होगा रिडक्शन,
किसका? केटायन का। तो जो Na+ है एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बदल जाएगा Na में। बस यही करना है। ओवरऑल यदि लिखोगे तो ऐसे लिख दो कि NaCl मोल्टेन, और यहाँ हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, और यहाँ लिखेंगे Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस। ये Cl2 गैस के नीचे लिख देंगे कि एट एनोड, ये एनोड पर लिबरेट होगा, और यहाँ लिख देंगे हम लोग एट कैथोड। यही काम करना है। यदि एग्जाम में आता है कि राइट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो यही काम करना है, एनोड और कैथोड का रिएक्शन दिखा देना है। ऐसे हो गया। ऐसे तो सिंपल सा है, आसान है। बस इलेक्ट्रोलाइट देखो कौन कौन सा आयन में वो टूटता है वो पहचानो, केटायन को कैथोड पे ले जाके रिड्यूस करो, एनायन को एनोड पर ऑक्सीडाइज करो, ओवरऑल इक्वेशन लिख दो तो हो जाएगा। समझ गए? तो ये पहला था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl यूजिंग। अब मान के चलो NaCl की जगह एग्जाम में KCl आता है, KBr आता है, या फिर NaBr आता है, तो सेम चलेंगे हम लोग ऐसे ही। अब अगला इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। वहाँ मोल्टेन NaCl था, यहाँ एक्वस है, मतलब वहाँ NaCl को वाटर में नहीं घोले थे, बस उसको हीट करके मेल्ट कर दिए थे, और इस बार एक्वस लगा हुआ है, इसका मतलब कि NaCl को वाटर में डिजॉल्व किए हैं। तो सबसे पहले NaCl होता है सॉलिड, वाटर में जब इसको घोलोगे तो घोलने के बाद हम लोग ऐसा लिखते हैं Na+ एक्वस और Cl- एक्वस। ये जो एक्वस लिखे हैं इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि Na+ के साथ H2O जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार से यहाँ Cl- के साथ H2O जुड़ा हुआ है। माने अब जब तुम इसका करोगे इलेक्ट्रोलाइसिस, करंट पास करोगे इससे, तो फिर से वही बात होगा, ये एनोड और ये कैथोड। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं ना कि एनोड पर दो स्पीसीज है, Cl- तो है ही एनायन, साथ में Cl- फ्री नहीं है बल्कि इसके साथ H2O भी लगा हुआ है। तो अब यहाँ ई देखना है कि Cl- एनोड पर जाके ऑक्सीडाइज होगा कि H2O होगा, हो तो दोनों सकता है। उसी प्रकार से कैथोड पे जाता है केटायन, लेकिन केटायन फ्री नहीं है बल्कि इस केटायन के साथ H2O जुड़ा हुआ है, तो पहले Na+ जाएगा यहाँ कि H2O जाएगा यहाँ। तो कैथोड पे होना है रिडक्शन, तो क्या बताए थे कि कैथोड पर वो पहले रिड्यूस होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो हम लोग देखेंगे कि सोडियम और वाटर दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा किसका है। उसी प्रकार से एनोड पर वो जाता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, तो हम लोग देखेंगे कि Cl- और H2O ई दोनों में किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। ठीक, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो एट कैथोड का रिएक्शन पर लिख लो, एट कैथोड पर होता है रिडक्शन। तो बताया कि रिडक्शन यहाँ दो स्पीसीज का हो सकता है, Na+ का भी और वाटर का भी। एक्वस का मतलब किसके साथ? वाटर जुड़ा हुआ है। तो जब Na+ का रिडक्शन होगा, Na++ इलेक्ट्रॉन Na, तो इसके लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होता है हम लोग जानते हैं -2.71 वोल्ट, ऐसा होता है, -2.71 वोल्ट। और वाटर का जब रिडक्शन होगा तो 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बनता है 2OH- प्लस H2। ये लिक्विड है, ये हो गया एक्वस, ये हो गया गैस। और इसके लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू है वो होता है -0.83 वोल्ट, ऐसा। अब यहाँ से देख के बताओ, कैथोड पर दो पॉसिबल रिएक्शन थे, Na+ भी जाके रिड्यूस होगा, H2O भी रिड्यूस, हमने देखो दोनों इलेक्ट्रॉन गेन ही कर रहा है। Na+ जब रिड्यूस हुआ तो Na बना, और इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू -2.71, और वाटर जब रिड्यूस किया तो इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू -0.83 वोल्ट। अब हम क्या बताए कि कैथोड पर रिडक्शन उसका होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है ज़्यादा।
जिसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है ज़्यादा। तो देख के बताओ इस सोडियम और वाटर दोनों में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है? ऑब्वियसली यहाँ से देखो नेगेटिव वैल्यू होता है, नेगेटिव में जितना कम रहता है मतलब उतना बड़ा मतलब हुआ उसका ना, तो कम है वाटर का मतलब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है, वाटर का नेगेटिव वैल्यू कम है मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा हुआ। तो कैथोड पर दो रिएक्शन पॉसिबल थे, सोडियम का भी वाटर का भी, लेकिन दोनों में से होगा कौन? वाटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए कि पॉसिबल रिएक्शन लिख लिए कि कौन कौन रिएक्शन पॉसिबल है। लिखने के बाद फिर देखे कि किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है, जिसका ज़्यादा है वही रिएक्शन होगा कहाँ? कैथोड पर। अब आते हैं हम लोग एनोड का रिएक्शन। एट एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, ठीक। अब एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा तो एनोड पर तो जाता है एनायन, एनोड पर कौन जाता है? एनायन जाता है, और एनायन यहाँ पर क्या है? Cl माइनस है। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ ऐसे करके दिखा सकते हैं 2Cl माइनस, E बन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन और Cl2। Cl माइनस जो है इलेक्ट्रॉन ऐसे लूज करेगा तो बदल जाएगा Cl2 में, और इसके लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, वो होता है प्लस 1.36 वोल्ट। उसी प्रकार से यदि वाटर है 2H2O तो E कैसे ऑक्सीडाइज होता है? 4H प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। और इसके लिए जो वैल्यू है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वो होता है प्लस 1.23 वोल्ट। तो कैथोड पर दो रिएक्शन पॉसिबल था तो दोनों में हम लोग वाटर वाला लिए क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा था। कैथोड पर भी दो रिएक्शन पॉसिबल है कि यहाँ क्लोराइड आयन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, वाटर भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो दोनों में से कौन ऑक्सीडाइज करेगा प्रीफर हो करके? तो वो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू होना चाहिए कम। तो कम किसका है? H2O का है, तो H2O का कम है तो इसको ऑक्सीडाइज होना चाहिए ऐसा। लेकिन यहाँ जो ऑक्सीजन गैस बन रहा है और यहाँ जो क्लोरीन गैस बन रहा है, दोनों के यदि ओवर पोटेंशियल की बात करेंगे तो ये ऑक्सीजन का ओवर पोटेंशियल ज़्यादा होता है, हाइयर ओवर पोटेंशियल। हाइयर ओवर पोटेंशियल कहने का मतलब है ना कि ई वाला रिएक्शन होने के लिए ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। नॉर्मल वोल्टेज यदि रहेगा तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं, जबकि होना इसी को चाहिए क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम है। लेकिन ई रिएक्शन में जो ऑक्सीजन गैस बन रहा है तो ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन के लिए ओवर पोटेंशियल ज़्यादा होता है, मतलब और ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तब रिएक्शन होगा। यदि नॉर्मल वोल्टेज में करवाओगे तो ये रिएक्शन तो गायब ही हो जाएगा, ये होगा ही नहीं, यही वाला केवल होगा। तो नॉर्मल वोल्टेज पे ऊपर वाला रिएक्शन होगा, हाइयर वोल्टेज यदि लगाओगे ओवर पोटेंशियल तब फिर नीचे वाला होगा। तो हम लोग नॉर्मल वोल्टेज लेकर के चलते हैं, तो नॉर्मल वोल्टेज में कैथोड में वाटर वाला रिएक्शन होगा और एनोड में एक क्लोरीन वाला रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा। होना यही चाहिए लेकिन नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन गैस का ओवर पोटेंशियल ज़्यादा होता है, मैंने रिएक्शन को करवाने के लिए जो है ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। तो ये तो हम लोग पता किए लिख करके। अब फाइनली हम लोग लिखें रिएक्शन क्या क्या होगा एनोड और कैथोड पर, उसके बारे में। तो फाइनली यदि लिखोगे ओवरऑल तो अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों रिएक्शन जो जो हो रहा है केवल उसी को रहने देते हैं। यहाँ ये नीचे वाला रिएक्शन हुआ और यहाँ ऊपर वाला। तो अब यदि इसको ओवरऑल लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 2NaCl सॉलिड वाटर में घोले तो ये बदल गया 2Na प्लस एक्वस प्लस 2Cl माइनस एक्वस। और अब ओवरऑल रिएक्शन हुआ एट एनोड पर, ये वाला रिएक्शन हुआ कि जो 2Cl माइनस था एक्वस वो बदल गया Cl2 गैस में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे रिएक्शन क्या हुआ, ये वाला रिएक्शन हुआ 2H2O 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये बदल गया 2OH माइनस एक्वस प्लस H2 गैस। अब दोनों को ओवरऑल जोड़ दो
तो सबसे पहले हम लोग को जितना रिएक्शन पॉसिबल है वो सब लिख के देखना है, और लास्ट में फिर हम लोग को निश्चित करना है कि कौन सा रिएक्शन उसमें होगा। तो आप जोड़ोगे इसको, तो जोड़ने से क्या क्या कटेगा, देखो E जो है 2Cl माइनस 2Cl माइनस कट जाएगा, तो लेफ्ट साइड में आप बचा 2NaCl सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड। यहाँ हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। राइट साइड में क्या है 2Na प्लस और 2OH माइनस, तो ये मिला करके लिख दो 2NaOH एक्वस प्लस Cl2 गैस प्लस H2 गैस, ऐसे। या H2 को पहले लिखते हैं, H2 गैस प्लस Cl2 गैस। अभी जो NaOH और H2 है E कैथोड पे बना है, और ये जो Cl2 है E कहाँ बनेगा, एनोड पर। तो ओवरऑल इक्वेशन ये हो गया NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस किए तो एग्जाम में यदि आएगा कि राइट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, तो यही रिएक्शन लिख करके दिखाना होगा। लेकिन बताए कि डायरेक्ट नहीं लिख पाओगे, क्योंकि यहाँ तुम देखोगे कि बन रहा है एनायन, ई बन रहा है केटायन। तो चलो एनायन का यहाँ हम लोग कर दिए, यहाँ तो केटायन का कैथोड पे रिएक्शन ही नहीं हुआ, देखो कहाँ केटायन है, तो वाटर का रिएक्शन हो गया इसमें। तो सबसे पहले जो भी पॉसिबल रिएक्शन है उसको लिख करके देखो, और उसके बाद वहाँ से फाइंड आउट करो कि कौन रिएक्शन प्रीफर हो करके वहाँ होगा। समझ गए? ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ई जो है NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस। चलो, तो NaCl के बाद अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, और इलेक्ट्रोड है प्लैटिनम, मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड है इस बार भी। सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में घोलोगे, और स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली आयोनाइज करेगा 2H प्लस एक्वस और SO4 डबल माइनस एक्वस। अब जो H प्लस है एक्वस, मतलब यहाँ H प्लस के साथ वाटर जुड़ा हुआ है, SO4 डबल माइनस एक्वस मतलब यहाँ जो SO4 डबल माइनस एनायन है उसके साथ भी वाटर जुड़ा हुआ है। और हम बताए कि जब ऐसे केटायन और एनायन के साथ वाटर जुड़ा हुआ रहेगा तो रिएक्शन में केटायन के अलावे वाटर भी इन्वॉल्व होगा, उसी प्रकार से यहाँ एनायन के अलावे वाटर भी इन्वॉल्व होगा। तो जब कैथोड का रिएक्शन लिखोगे तो कैथोड पे ही जाता है केटायन, तो केटायन तो रिड्यूस होगा ही, साथ ही साथ जो एक्वस लगा हुआ वाटर उसका भी रिडक्शन वहाँ पॉसिबल है। तो दोनों को लिखते हैं। वाटर का रिडक्शन का रिएक्शन ही है कि वाटर इलेक्ट्रॉन गेन करके OH माइनस में बदलता है, और उसके लिए वैल्यू माइनस 0.83 वोल्ट। और H प्लस रिड्यूस करेगा तो H प्लस का हम लोग जानते हैं कि इसका 0 वोल्ट होता है। उसी प्रकार से एनोड का रिएक्शन लिखोगे तो एनोड पर जाएगा ही एनायन और साथ ही साथ वाटर। तो वाटर का जब एनोड पर ले जाओगे तो ऑक्सीडेशन होने से ऐसा इक्वेशन बनता है। इक्वेशन याद रखना कि वाटर का जब रिडक्शन होगा कैथोड पर तो इस तरह का इक्वेशन बनता है, मतलब वाटर H2 में ही कन्वर्ट होता है और OH माइनस में, और जब वाटर का ऑक्सीडेशन होगा एनोड पर तब वो बदलेगा H प्लस और O2 में। इसको याद रखोगे। तो जब वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऐसा रिएक्शन है, और इस सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये ऐसा रिएक्शन हो रहा है। अब यदि सबके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कंपेयर करोगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंपेयर करने से क्या देखोगे, हम क्या बोले, कैथोड पे किसका रिएक्शन होता है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो वाटर और H प्लस दोनों में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा किसका है, वाटर का है, सॉरी वाटर का नहीं, ज्यादा जिसका होता है वो रिड्यूस होता है। तो ज्यादा तो नीचे वाला का है ना, 0 वोल्ट है, और ये जो H2O इसका कितना है, माइनस 0.83 वोल्ट। तो यहाँ जो है रिड्यूस होना चाहिए किसको, H प्लस को होना चाहिए। लेकिन हम लोग जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन लिए हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन लेने का मतलब क्या हुआ, डाइल्यूट सॉल्यूशन लेने का मतलब क्या हुआ कि उसमें वाटर बहुत ज़्यादा रहेगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन लेने का मतलब होता है कि उसमें वाटर बहुत ज़्यादा रहेगा, और जब वाटर बहुत ज़्यादा रहेगा तो रिएक्शन में H प्लस
पार्टिसिपेट ना करके बल्कि कौन पार्टिसिपेट करेगा, वाटर पार्टिसिपेट करेगा। इसलिए यहाँ हम लोग कैथोड पर वाटर का रिएक्शन लिखे हैं। हालांकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो H+ का ज़्यादा है ना, 0 है और इसका माइनस में है, तो ज़्यादा इसका है तो इसको रिड्यूस होना चाहिए पहले। लेकिन लिखें केस 1 में कि डाइल्यूट H2SO4 है, तो डाइल्यूट मतलब क्या कि एसिड बहुत कम रहेगा और उसमें वाटर बहुत ज़्यादा रहेगा। तो वाटर बहुत ज़्यादा होने के चलते हम लोगों को वही रिएक्शन दिखता है, H+ का रिएक्शन दिखता नहीं है। तो उस केस में जो है हम लोगों का वाटर वाला रिएक्शन होगा। और एनोड पर ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन किसका होता है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम रहता है। तो दोनों में कम किसका है, ऊपर वाला का +1.23, इसका +1.96, तो ये वाला कम है, तो यही वाला रिएक्शन होगा। मतलब एनोड पर भी वाटर का ही रिएक्शन हुआ, कैथोड पर भी वाटर का ही रिएक्शन हुआ, देखो दोनों जगह। और जब दोनों को कंबाइन करोगे तो कंबाइन करके कुछ ऐसा इक्वेशन आएगा, 2H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो बनेगा 2H2 और साथ ही साथ क्या बनेगा, O2। ये कैसे बैलेंस हुआ है, तो देखो यहाँ 4OH- है, 4H+ है, तो ये दोनों मिलकर के बन जाएगा 4H2O। तो ऐसे मिलकर के जो है 4H2O बन जाएगा दोनों। और इधर है 2H2O, तो 2H2O उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। तो ऐसे इसको हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। तो कैथोड पे रिएक्शन ऐसा हुआ, एनोड पे रिएक्शन ही हुआ, दोनों को जोड़ोगे तो फाइनल रिएक्शन हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। या नहीं समझ में आ रहा है, पूरा जोड़ करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6H2O और इधर क्या बच रहा है, इधर बच रहा है सबसे पहले 2H2 + O2 + 4H+ और 4OH- हो गया 4H2O। आप 4H2O को इधर ला करके माइनस कर दो तो क्या बचेगा, 2H2O, और इधर जो है सो है रहेगा 2H2 + O2, ऐसे करके। तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ रहे थे सल्फ्यूरिक एसिड का, लेकिन जब डाइल्यूट सॉल्यूशन लिए तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कैथोड और एनोड दोनों केस में इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है वाटर का। इसमें एसिड तो कहीं इन्वॉल्व भी नहीं है, ना H+ इन्वॉल्व है कहीं, ना सल्फेट आयन कहीं इन्वॉल्व है। तो इस सब बात को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है कि जब डाइल्यूट H2SO4 का हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, तो उस केस में कैथोड और एनोड दोनों केस में जो है रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व होगा, वाटर H2O। अब हम लोग लेते हैं कंसंट्रेटेड वाला, कंसंट्रेटेड H2SO4 ले। तो यदि लोगे केस 2 कॉन्क H2SO4, कंसंट्रेटेड का मतलब हुआ कि इसमें वाटर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है। तो उस केस में क्या होगा कि जो H2SO4 है वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं करेगा, ये एक H+ आयन में टूटेगा और ये बनेगा HSO4-। डाइल्यूट सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज करेगा, ये जो 2 हाइड्रोजन है दोनों टूट जाएगा। और कंसंट्रेटेड रहेगा तो उसमें से पार्शियली डिसोसिएट करेगा, एक H+ देगा और साथ में साथ निकलेगा वहाँ HSO4-। या 2 मोल लेकर के चलोगे ऐसे 2H2SO4, तो यहाँ बनेगा 2H+ और साथ में 2 HSO4-। एक्वस तो रहेगा ही जुड़ा हुआ, एक्वस वहाँ जुड़ा हुआ रहेगा ही। अब सेम चीज़ है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला वैल्यू वही रहेगा। तो कैथोड पे जो है ये वाटर रहेगा ही, यहाँ भी एक्वस, यहाँ भी एक्वस। और अब दोनों को यहाँ से जो है मिलाओ, तो अब जब दोनों को यहाँ से मिलाओगे तो कंसंट्रेटेड है ना, तो कंसंट्रेटेड है तो H+ आयन ज़्यादा होगा, E भी ज़्यादा होगा, और ये जो एक्वस लिखा हुआ है ना ये कम रहेगा, वाटर बहुत कम होगा। तो जब वाटर बहुत कम रहेगा तो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा, बल्कि इलेक्ट्रोलाइसिस होगा जो केटायन और एनायन है उसका। तो डाइल्यूट में वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस, और कंसंट्रेटेड रहा तो एसिड का जो केटायन एनायन बन रहा है उसका। तो यहाँ आप जब रिएक्शन लिखोगे कैथोड का तो ये क्या हो जाएगा, 2H+ से 2 इलेक्ट्रॉन और ये बन जाएगा H2। कैथोड का रिएक्शन हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। और जब एनोड का रिएक्शन लिखोगे तो ये 2HSO4- बदल जाएगा H2S2O8 + 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा। अब ओवरऑल जोड़ करके लिखो तो इधर से 2H+ और 2HSO4-, ये हो गया 2H2SO4
यहाँ लिख दो इलेक्ट्रोलाइसिस, और यहाँ बना H2SO8 प्लस H2। H2 कहाँ गया? कैथोड पे, और E कहाँ आया? एनोड पे। इसका स्पेशल नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं मार्शल्स एसिड, ऐसा। तो सल्फ्यूरिक एसिड में थोड़ा सा एक बात ही ध्यान में रखना है, दो केस वाला, कि डाइल्यूट यदि रहा तो डाइल्यूट में वाटर का ही इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, कैथोड एनोड दोनों जगह वाटर ही जाएगा। और यदि कंसंट्रेटेड रहा तो फिर वहाँ वाटर नहीं, वहाँ एसिड वाला पोर्शन इलेक्ट्रोलाइज करेगा, H प्लस और जो HSO4 माइनस बनता है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड के बाद इसमें एक दो कंपाउंड का हम लोग और देखते हैं। तो अब यदि हम लोग कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करें प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करके, तो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट को वाटर में घोलोगे तो ऐसे Cu2 प्लस आयन और SO4 डबल माइनस आयन में टूटेगा। वाटर लग गया मतलब एक्वस जुड़ा हुआ रहेगा। तो इसका मतलब अब क्या हुआ कि कैथोड पर दो रिएक्शन पॉसिबल है, ये केटायन का और ये वाटर का, दोनों रिएक्शन लिखे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हुआ है। एनोड पर भी दो रिएक्शन पॉसिबल है, ई एनायन का और साथ ही साथ वाटर का। अब दो दो रिएक्शन पॉसिबल है तो कैथोड पे कौन रिएक्शन होगा? जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो देखो दोनों में ज़्यादा वैल्यू किसका है? यहाँ प्लस 0.36, यहाँ माइनस 0.83। तो ये कॉपर का ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ ई वाला रिएक्शन होगा। एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, और किसका ऑक्सीडेशन होगा? जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम रहेगा। तो इसका है प्लस 1.96, इसका है प्लस 1.23। कम कौन हुआ? ई वाला, मतलब यहाँ ई रिएक्शन होगा। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। जैसे ई वाला रूल जो है पीछे एक दो में काम नहीं किया, एक में ओवर वोल्टेज वाला आ गया, और सल्फ्यूरिक एसिड का किए तो वहाँ हम लोग कंसंट्रेशन के अनुसार किए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला वैल्यू काम नहीं किया। लेकिन यहाँ जो है कोई दिक्कत नहीं है, कैथोड पे वही रिएक्शन होगा जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा, एनोड पर वही रिएक्शन होगा जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम। तो यहाँ ई वाला रिएक्शन यहाँ ई होगा। तो ये सब रिएक्शन जो बचा बाकी दो, इससे कोई मतलब नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। पॉसिबल था लेकिन ओवरऑल ही होगा नहीं। अब दोनों को जोड़ दो, अब दोनों को जोड़ दो। तो अब जब दोनों को जोड़ोगे इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ जैसे 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 ही है, तो ऐसा करो यहाँ वाटर का 1 मोल लो, 1 मोल लोगे तो यहाँ 2H प्लस निकलेगा, और ये जो है सो हाफ O2 हो जाएगा, और साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन। और अब जोड़ो, तो अब जोड़ोगे तो कटेगा कुछ कुछ, Cu2 प्लस आयन कट जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। अब इसको मिला करके लिखो पूरा, तो E हुआ CuSO4 सॉलिड, और यहाँ बचा H2O लिक्विड। इसका हम लोग किए इलेक्ट्रोलाइसिस, तो राइट साइड में क्या बच रहा है? Cu सॉलिड प्लस E2H प्लस और ये SO4 माइनस मिल करके बन जाएगा H2SO4, और ये जो हाफ O2 है ये रहेगा हाफ O2, ऐसा। अब ये जो है ये कैथोड पे मिला है, और ई वाला जो है एनोड पे मिला है, ऐसा। तो एक्वस कॉपर सल्फेट का जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करके, तो कैथोड पे कॉपर रिड्यूस होता है, एनोड पे वाटर ऑक्सीडाइज करता है। और एक बात और कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दरमियान बन रहा है H2SO4, मतलब एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब कि जो सॉल्यूशन का pH है वो डिक्रीज कर जाएगा। एसिड का pH वैल्यू कम होता है ना, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के दरमियान सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है और एसिड का pH वैल्यू कम होता है, इसलिए जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जो शुरू में न्यूट्रल रहेगा वो इलेक्ट्रोलाइसिस के दरमियान एसिडिक हो जाएगा, pH का वैल्यू 7 से बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगा। तो ये हुआ जब हम लोग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करेंगे तब। अब हम लोग प्लैटिनम नहीं कॉपर इलेक्ट्रोड लगाएं, प्लैटिनम का रॉड नहीं लगाएंगे, कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाएंगे। तो जब कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाओगे तब क्या होगा? तब क्या होगा? कैथोड का रिएक्शन तो सेम रहेगा, कैथोड का रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। एनोड पर जो पहले से 2 रिएक्शन हो रहा था
सल्फेट का, वाटर का, उसमें एक और जुड़ जाएगा कॉपर का। बताए कि कॉपर जो है एक्टिव इलेक्ट्रोड है और एक्टिव इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये कॉपर कैसे पार्टिसिपेट करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन होकर के ये बना देगा Cu2+। तो इसका कितना लिखे थे वैल्यू, होता है +0.34 वोल्ट। तो अब देखो वाटर का है +1.23, कॉपर का +0.34 और सल्फेट का लिखे थे +1.96। तो ये 3 चीज हुआ। तीनों में से एनोड पर किसका रिएक्शन होगा, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम। तो सबसे कम किसका है, कॉपर का। देखो यहां तो ठीक है कि कैथोड पर जो 2 रिएक्शन होता है वाटर और कॉपर का, तो इसमें कॉपर का ही होगा क्योंकि इसका ज्यादा है वाटर की तुलना में। और एनोड पर अब 3 रिएक्शन हो गया, वाटर, एनायन और कॉपर, क्योंकि कॉपर लगाए तो इसका भी अब ऑक्सीडेशन होगा। तो इस केस में तीनों में सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल हुआ कॉपर का और सबसे कम हुआ कॉपर का, इसीलिए यही ऑक्सीडाइज करेगा, ये सब ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। मतलब अब यहाँ वाटर वाला रिएक्शन नहीं होगा। तो इस बार अब कैथोड पर भी कॉपर ही इन्वॉल्व्ड है, एनोड में भी कॉपर ही इन्वॉल्व्ड है। तो ओवरऑल जब इसको अब लिखोगे तो ऐसे ही इसको दिखा करके छोड़ देना है, जोड़ोगे तो सारा चीज कट जाएगा, इसलिए जोड़ने का नीड नहीं है, ऐसे डायरेक्ट दिखा दोगे CuSO4 वाटर। तो ऐसे टूटा, कैथोड पर भी कॉपर इन्वॉल्व होगा, एनोड पर भी कॉपर, माने यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों किसका होगा, कॉपर का। ई कौन सा कॉपर है, जो रॉड लगाए हैं, और ई कौन सा कॉपर है, जो इलेक्ट्रोलाइट लिए, ऐसे। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट लिखते हैं। थोड़ा सा लेंदी है, परेशानी है इसमें, लेकिन समझने का प्रयास करोगे, एग्जामिनेशन में पूछ सकता है किसी किसी का। तो मेन यही समय से कोई आएगा, सोडियम क्लोराइड, चाहे कॉपर सल्फेट, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड, या NCERT बुक में एक और दिया हुआ है सिल्वर नाइट्रेट का। तो जैसे कॉपर सल्फेट का बताए सेम बनेगा सिल्वर नाइट्रेट का, उसको बनाने का प्रयास करोगे, या नोट्स में बना हुआ है। तो थोड़ा 1-2 बार इसको रिवाइज करोगे। बहुत सारा बीच में रूल के अगेंस्ट जा रहा है, या कहीं कहीं जो है सो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, डाइल्यूट लिए तो अलग बात हो जा रहा है, कॉन्क लिए तो अलग बात हो जा रहा है, और कुछ में नॉर्मल जैसे रूल के अनुसार होना चाहिए वैसे ही प्रोसेस हो रहे हैं। तो पढ़ने से, कई बार पढ़ने से जो है ध्यान में रहेगा, तो इसको पढ़ करके समझने का प्रयास करोगे, और बाकी जो बच जाता है फिर आगे का लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग। धन्यवाद।